स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड चैप्टर नंबर 18 एक्टिंग की रेगुलर एक्सरसाइजेस। एक्टर के लिए पढ़ना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन आता है पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो डायलॉग है, जो स्क्रिप्ट है, वो तो हमें मिलेगी मिलेगी, तो उसके लिए हम रेगुलर क्यों पढ़ें? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पर बस फ़र्क आ जाता है एक एक्टर बनने की कोशिश करने वाले एक्टर में और एक वाकई एक्टर बनने में। जो वाकई एक्टर बनना चाहता है वो पढ़ता ज़रूर है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको शायद ये फैक्ट पता नहीं होगा कि नॉर्मल इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में, पूरी उम्र में 50 से 100 शब्द ही बोलता है। आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा सोच के देखिए, अभी तक पूरे दिन भर में आप कितने शब्द बोलते हैं? और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, सब ठीक, खाना खा लिया, चाय पी ली, कब तक आओगे, कब तक जाओगे, और सुनाओ। यही सब शब्द चलते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं आता। क्यों? क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति को आम कम्युनिकेशन करना है, अपने ही शहर में करना है, अपने आसपास के लोगों से करना है, रोज़ाना मिलने वाले लोगों से करना है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक एक्टर को तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे किरदार निभाने, उन किरदारों की भाषा अलग होगी, शब्दों की शैली अलग होगी। तो अगर वो शब्द और वो भाषा की शैली हमने पहले से प्रैक्टिस नहीं की होगी, बोली नहीं होगी, तो हमको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आएगी और उसी वजह से हमें याद भी नहीं हो पाएंगे डायलॉग। क्योंकि कोई भी शब्द जो आपने नया सुना और उसको एकदम से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। वो शब्द पहले से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। इसलिए एक्टर के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, नाटक की किताबें पढ़ सकते हैं, साहित्य की किताबें पढ़ सकते हैं या नॉवल पढ़ सकते हैं, कुछ भी जो भी हिंदी में, क्योंकि आपको हिंदी भाषा में काम करना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ें। वो इसलिए, एक तो हमारे पास आजकल समय बहुत कम है, फिर हमारी पढ़ने की आदत भी अब कम हो चुकी है। तो ऐसे में क्या होगा, आप कोशिश शुरू करेंगे लेकिन बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। शॉर्ट स्टोरी का फ़ायदा क्या है? 5-7 पेजों की कहानी होगी, आप बड़े मज़े से एक ही बार में उसको ख़त्म कर लेंगे। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि एक कहानी को पढ़ते ही एक पूरा आपको उसकी सोसाइटी का पूरा समझ में आएगा, वहाँ का जो परिवार है उसकी परवरिश, उसका जो रहन सहन है, उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी फ़िलॉसफी है, वो समझ में आएगी। एक कहानी में कम से कम 5 से 10 किरदार होंगे, वो 5 से 10 किरदार की सोच अलग होगी, ट्रेडिशन अलग होगा, वो समझ में आएगा। तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप इस तरह से लगातार कहानियाँ पढ़ते रहेंगे तो आपके मन में कितने किरदार आ गए, समाज के कितने वर्ग आ गए, कितने बैकड्रॉप्स आ गए सोसाइटी के, अलग अलग तरह की सोच आ गई, ये सारी आपको समझ में आ जाएगी। तो जब भी आपको कोई कैरेक्टर करने को मिलेगा तो वो इन्हीं किरदारों के आसपास का होगा, या हो सकता है बिल्कुल वैसा ही हो, तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप पढ़ते रहते हैं तो जो अनजाने में वर्ड आपको मिल रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। और लाइंस मिलेंगी तो जैसा मैंने कहा, तो वर्ड आपके जाने पहचाने होंगे, तो याद करने में भी आसानी होगी। दूसरा जो फ़र्क पड़ता है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो फिल्मों में यूज़ होते हैं, उर्दू में, हिंदी में, अलग अलग तरह के, वो शब्दों पे हम लोग की पकड़ नहीं होती है। तो जैसे ही वो शब्द आपको मिले कहानी में, आप उसको कहीं पे लिख के रख लें। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको जब भी पढ़ना है उसको स्टोरी टेलिंग फॉर्म में पढ़ना है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। लेकिन ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है, मतलब पूरी आवाज़ निकाल के, मन में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मन में गलतियाँ नहीं होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बोल के उसको पढ़ें, स्टोरी टेलिंग फॉर्म में पढ़ें, जैसे कि हम किसी को कहानी सुना रहे हैं। रेगुलर एक्सरसाइज में जो आपको एक्सरसाइज करनी है वो है स्टोरी टेलिंग एक्सरसाइज। जैसे मैंने आपको कहा अभी कि आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है और आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ें, तो उसको पढ़ना किस तरह से ये जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप किसी को कहानी सुना रहे हैं, मतलब जो डिस्क्रिप्शन है, जो व्याख्या है, उसको आपको स्टोरी टेलिंग फॉर्म में पढ़ना है, जैसे कि आप सुना रहे हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा में या कोष्टक में जो लाइंस हैं, वो उस किरदार के द्वारा बोले गए डायलॉग्स हैं। तो कोशिश करना है कि उसको डायलॉग की तरह परफॉर्म करें। इससे क्या होगा, स्टोरी टेलिंग में मज़ा भी आएगा और डायलॉग बोल के आपकी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल स्टोरी टेलिंग अपने आप में करियर हो गया है। अब स्टोरी टेलिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं, बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं जहाँ पे कि स्टोरी टेलिंग करवाई जा रही है, क्योंकि अब लोग वीडियो देखने के साथ साथ कहानियाँ सुनना भी चाहते हैं। तो ये एक बढ़ता हुआ स्कोप है एक्टर के लिए, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। उस दिन वैसे तो सभी कुछ सामान्य था, पर हवाएं बेहद तेज चल रही थी और ये शिखा की बेचैनी को बढ़ा रही थी। वो कमरे में टहलते हुए बड़बड़ा रही थी। अब ये मैंने कैसे पढ़ा? ये रीडिंग फॉर्म में पढ़ा। ये तरीका गलत है। स्टोरी टेलिंग में हम रीडिंग नहीं करेंगे, उसमें जो वर्ड्स हैं, वो जो कहना चाह रहे हैं उसको एक्सप्रेस करेंगे, ताकि जो सुनने वाला है उसको पूरे विजुअल क्रिएट हो जाए।
तो बहुत स्लोली चलेंगे, आराम से करेंगे और स्टोरी टेलिंग फॉर्म में करेंगे। अब मैं आपको सही तरीके से करके बताता हूँ। उस दिन वैसे तो सभी कुछ सामान्य था, पर हवाएं बेहद तेज चल रही थी और ये शिखा की बेचैनी को बढ़ा रही थी। वो कमरे में टहलते हुए बड़बड़ा रही थी। कितनी बार बोला। अब जैसे ही मैंने वो कितनी बार बोला, इसको मैंने क्या करा, डायलॉग फॉर्म में, क्योंकि ये शिखा का डायलॉग है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मेल हैं तो आप फीमेल की वॉइस बनाएं या फीमेल है तो मेल की वॉइस बनाएं, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस आपको उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। वो कमरे में टहलते हुए बड़बड़ा रही थी। कितनी बार बोला, इनसे मत जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर इन्हें तो मेरी हर बात मजाक और अंधविश्वास लगती है। सुबह से मेरी आंख फड़क रही है, क्या करूं, मोबाइल भी आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। अब इतना था डायलॉग। अब आगे फिर डिस्क्रिप्शन है तो हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे, डायलॉग फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे। वो घबरा कर ये सब मन ही मन सोच ही रही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज हुई। शिखा, शिखा, बाहर से अमित की चीखती हुई आवाज आई। अब इसमें फायदा क्या होता है, यहाँ पे देखिए मेंशन है, बाहर से अमित की चीखती हुई आवाज आई, तो आपको इमोशन का एक्सप्रेशन भी वहीं पता चल रहा है, तो ये भी फायदा है। शिखा, शिखा, बाहर से अमित की चीखती हुई आवाज आई। जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी। इस बार अमित की आवाज में दर्द भी था। शिखा तकरीबन दौड़ती हुई दरवाजे की ओर लपकी और दरवाजा खोला तो सामने अमित खड़ा था। शिखा ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? अमित खड़ा मुस्कुरा रहा था। शरारती नजरों से उसने शिखा को देखा और पीछे हाथों में छुपाया हुआ गुलाब उसके चेहरे पर फेरते हुए बोला, बस जाने मन, तुमको देखे हुए बहुत देर हो गई थी, बेचैनी हो रही थी, नाटकीयता से उसने कहा। अब इसमें जो भी इन्वर्टेड कॉमा में थे, चाहे वो अमित की लाइंस थी या शिखा की, उसको मैंने कैसे किया, परफॉर्म किया, एक्टिंग करते हुए। एग्जैक्टली जैसा एक्टर करेगा वैसा परफॉर्म नहीं करना, आपको सिर्फ ऑडियो से थोड़ा सा प्ले करना है और वो हो जाएगा। इस प्रैक्टिस को करते रहेंगे लगातार, एज एन एक्टर आप बहुत ग्रो करेंगे। इसलिए इस प्रैक्टिस को बार बार लगातार करें। मैं कहूँगा डेली कम से कम एक शॉर्ट स्टोरी को इस तरह से पढ़ें। आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इवन आपकी जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है ना, उसमें भी नए नए शब्द आने लग जाएंगे और थोड़े दिन बाद तो लोग भी नोटिस करने लग जाएंगे कि यार आप बोलते बहुत अच्छा है। उसकी वजह होगी कि अब स्टोरी टेलिंग आपकी एक आदत बनती जा रही है, तो आपके बोलने के तरीके में नॉर्मल लोगों से बहुत डिफरेंस आ जाएगा और वही आपको यूनिक भी बनाएगा और वही आपको बेहतरीन एक्टर भी बनाएगा। तो डेली आपको एक शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है। टूल्स ऑफ एक्टर। कोई भी टेक्निक हो, उसके कहीं ना कहीं कुछ टूल्स होते हैं जिससे कि आपको मदद मिलती है। तो एक्टिंग टेक्निक में भी आपके टूल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है वॉइस। आवाज़ बहुत ज़रूरी है एक्टर की, कि उसकी आवाज़ पे उसका कमांड हो, उसकी आवाज़ का टेक्सचर बहुत अच्छा हो। अब इसमें कई लोगों को ये भ्रम होता है कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं। बहुत सारे नए एक्टर्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि ये भ्रम है कि अगर मेल है तो उसकी आवाज़ में बेस होगा तो वॉइस अच्छी है, फीमेल है तो स्वीट होगा, नेजल होगा तो वो अच्छी है। पर ये बिल्कुल गलत बात है। वॉइस सबकी ही यूनिक होती है, सबकी ही अच्छी होती है। बस फ़र्क ये होता है कि एक्टर अपनी आवाज़ को ट्रेन करता है, तैयार करता है और बाकी लोग उसको तैयार नहीं करते। आवाज़ को बेहतर बनाया जा सकता है, आपकी जैसी भी आवाज़ है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। अब देखिए, जैसे शुरुआत के जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनकी वॉइस में कोई बेस नहीं था, ना दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, इवन राजेश खन्ना, लेकिन उनके डायलॉग यादगार हैं। आप उनकी आवाज़ को कहीं पर भी सुनेंगे, रेडियो पर भी, तो आप पहचान जाएंगे कि ये वो वाला एक्टर है। बल्कि कई ऐसे एक्टर भी हैं जिनकी आवाज़ की कोई पहचान नहीं। आप देखेंगे कि उनका फैन बेस नहीं है, वो उतने पॉपुलर नहीं है। इसलिए आवाज़ को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। फीमेल्स की बात करें तो विद्या बालन, उनकी भी वॉइस जो है वो स्वीट नहीं है, नेजल नहीं है, बेस वॉइस है। रेखा, स्मिता पाटिल, पहले थी एक और हीरोइन तनुजा, उनकी आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा हस्की वॉइस था, जैसा कि बाद में रानी मुखर्जी का हुआ। तो जबकि ये नेगेटिव माना जाता है नॉर्मली देखा जाए, लेकिन ये दोनों की दोनों ही पॉपुलर हीरोइन रही। तो सारी आवाज़ें अच्छी होती हैं। तो अपने माइंड से सबसे पहले तो ये डाउट दूर कर दीजिए। आप चाहेंगे तो आज से अभी से अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। मैं आगे चल के आपको एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ जिससे कि ऐसा हो जाएगा। पहले ये समझ लें कि अपनी आवाज़ होती कैसे है, हमारी जो आवाज़ है वो पैदा कैसे होती है। साउंड कोई भी पैदा होता है तो जब हवा किसी चीज़ से टकराती है तो आवाज़ पैदा होती है। अब हमारे अंदर हवा क्या है, हमारी ब्रीदिंग, हमारी सांसें। तो वो सांस जितनी स्ट्रांग होगी आवाज़ उतनी स्ट्रांग होगी।
जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए एक नॉर्मल पेड़ है रास्ते में, तो कोई आवाज़ नहीं कर रहा होगा, लेकिन अगर हवा चलेगी तो हल्की हल्की आवाज़ करेगा। हवा ज़्यादा तेज चलेगी तो वो ज़्यादा आवाज़ करेगा। तो हमारी ब्रीदिंग का स्टेमिना जितना स्ट्रांग होगा, हमारी वॉइस भी उतनी स्ट्रांग होती चली जाएगी। एक एक्टर के लिए उसका ब्रीदिंग स्टेमिना बहुत ज़रूरी है, उसकी आवाज़ को मेंटेन रखने के लिए और उसकी डायलॉग डिलीवरी के लिए भी, क्योंकि एक्टर को पूरे दिन में कई लाइंस बार बार रिपीट करनी पड़ती है, तो अंदर से हम पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन अगर हमारी आवाज़ को हमने तैयार किया है, ब्रीदिंग स्टेमिना को स्ट्रांग किया है, तो आप देखेंगे कि आपकी आवाज़ भी अच्छी हो रही है, बोलने में भी आसानी हो रही है और आप थकेंगे भी नहीं। आपको मैं एक ट्रू एग्जाम्पल देता हूँ। गोविंद नामदेव जो इंडस्ट्री के बहुत ही पॉपुलर एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग की सभी लोग तारीफ करते हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी की सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में मुझे बताया था कि उनकी आवाज़ पहले बहुत ही बारीक थी, बहुत ही पतली थी, बिल्कुल भी बोलने में अच्छी नहीं लगती थी, सुनने में अच्छी नहीं लगती थी और इसलिए उनको कई बार रोल भी अच्छे नहीं मिल पाते थे जब वो स्टेज करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उस पर प्रैक्टिस की, एक्सरसाइजेस की और आज देखिए सब उनकी आवाज़ की तारीफ करते हैं, उनकी डायरेक्ट डिलीवरी की तैयारी करते हैं। तो ऐसे ही आप भी अपनी आवाज़ को बहुत अच्छे से तराश सकते हैं। बस उसके लिए जो एक्सरसाइजेज मैं बताऊंगा उनको आपको रेगुलरली करना है, तो आपकी भी आवाज़ बहुत ही शानदार हो जाएगी। आवाज़ को अगर बेहतर बनाना है, शानदार बनाना है और ब्रीदिंग स्टैमिना को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में, वो है वाइब्रेटो एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के रिजल्ट इतने मैजिकल हैं कि आप अभी 10 मिनट में करेंगे हमारे साथ और आप देखेंगे कि आवाज़ में चेंज आ गया। आपका जो थ्रो है वो बहुत अच्छा हो गया, वॉइस एकदम क्लीन हो जाएगी, वर्ड्स ऐसा लगेंगे कि बहुत स्मूथली ईजीली वो आ रहे हैं, आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा बोलने में। ये एक्सरसाइज इतनी अच्छी है कि जब हम अपनी क्लासेस में यहाँ पर स्टूडेंट्स को कराते हैं तो इसका जब रिजल्ट आता है 10 मिनट की प्रैक्टिस के बाद, तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक ही एक्सरसाइज से आपका वॉइस का टेक्सचर अच्छा हो जाता है, आपका ब्रीदिंग स्टेमिना स्ट्रांग हो जाता है और फिर आपसे जो बोलने वाली चीज़ है वो भी ईजिली होने लगती है। कोई भी डायलॉग बोलना होगा बहुत ईजिली बोल पाएंगे। तो ऐसे इसके बेनिफिट्स हैं और वो भी सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस से। तो इसमें करना क्या है, वाइब्रेटो में डबल ए या आ बड़ा वाला, जिसमें आ की मात्रा भी होती है, डबल ए या बड़ा आ, उसका साउंड करना है। आप मेरे साथ ही बोलना शुरू कीजिए। आ, जैसे ही आप डबल ए या आ बोलेंगे आप देखेंगे आपकी वॉइस यहाँ से आ रही है। आप उंगली लगा के भी उसको फील कर सकते हैं। आ मेरे साथ करना शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो पाएगा। तो इस तरह से करना है और उसमें हल्का सा वाइब्रेशन लाना है, जैसे मैं आपको सैंपल करके बताता हूँ। आप फील कर पा रहे होंगे आवाज़ में कंपन है, वो कंपन आपको लाना है और आप बड़ी आसानी से आ जाएगा। आप फिंगर लगा के भी देखेंगे तो फील होगा कि हाँ वाइब्रेशन आ रहा है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है हमको, अवेलेबल ब्रीथ से करना है, मतलब सांस खींचने के बाद नहीं करना है, जो अवेलेबल ब्रीथ है उससे ही करना है। और जहाँ पे सांस छूट जाए वहाँ छोड़ देना है, दोबारा शुरू करना है। फिर छोड़ देना है, फिर शुरू करना है। और फिर हमें चेक करना है कि हम इसको कितनी देर तक सस्टेन कर पा रहे हैं। लेकिन अगेन इसमें ध्यान ये रखना है, ज़बरदस्ती आ को सस्टेन नहीं करना है, सांस को रोक के बहुत लंबा खींचने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो आपको क्रैक आएगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे ही ब्रीथ छूट जाए छोड़ दीजिए, इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें और अपने आप चेक करें मैं कितने सेकंड तक सस्टेन कर पा रहा हूँ। इसमें बिल्कुल बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। आपको मालूम है ना, जब जिम में हम पहले दिन जाके बहुत मेहनत कर लेते हैं तो दूसरे दिन हम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए ऐसी कोशिश मत कीजिएगा। ईजिली जितने सेकंड तक सस्टेन हो उतनी देर ही आप सस्टेन करिएगा। एक बार स्टॉप वॉच में चेक कर लें। जितने भी सेकंड आए हैं इसको लिख के रख लें, अब छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, डेली आपको 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस करनी है। डेली 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट अभी हम प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं आपके साथ, और उसमें आप देखेंगे कि आपकी आवाज़ अभी से ठीक 10 मिनट बाद बिल्कुल बदल जाएगी। तो जब बदल जाए आवाज़ और अच्छा लगने लग जाए तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ। अगर कोई डाउट आता है तो जब मेंटर्स आएंगे तो उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि वो और अच्छे से आपको बेहतर तरीके से बता पाएँ। इस एक्सरसाइज को 10 मिनट एक बार में करना है। आप सुबह शाम रात दिन कभी भी कर सकते हैं।
खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं करना है, ओम का उच्चारण नहीं करना है, आ ही बोलना है। चिन जो रहेगी बिल्कुल सामने रहेगी, ना ऊपर ना नीचे, मतलब आई लेवल पे आपको लुक रखना है, एकदम स्ट्रेट। बैठ के खड़े होके कैसे भी कर सकते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद ना करें, इसका ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि उस टाइम पे आप ये प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपकी वोकल क्वालिटी बदलने लग जाएगी, और उसके बाद ये जो सेकंड्स हैं, आज मान लो 10 थे, आपके 7 थे, वो आप देखेंगे 3-4 दिन में आप एक बार चेक करिएगा, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे। और ये जो टेक्सचर है आपका, अभी 10 मिनट करेंगे आपकी आवाज़ चेंज हो जाएगी, लेकिन ये 10-15 मिनट तक रहेगी, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लगातार प्रैक्टिस का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो माइक की साउंड बोलते हैं ना, कि माइक वाली साउंड है, स्टूडियो साउंड है, एक सराउंड साउंड है, वो आपकी परमानेंटली बन जाएगी। तो अब शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेशन। अगले 10 मिनट तक हम लोग इसको करेंगे। तो प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है, पहले 1-2 बार आप नॉर्मली अपनी अवेलेबल ब्रीथ के साथ 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ। जहाँ पे भी आपकी ब्रीथ छूट जाए छोड़ दीजिए, फिर दोबारा कीजिए। मेरे साउंड को अच्छे से सुन लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। आ आ अब क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि अगले 10 मिनट तक आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। स्क्रीन पर आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते रहेंगे, और उसके साथ टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टाइमर भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे 10 मिनट तक आपको लगातार करना ही ज़रूरी है अगर आपको रिजल्ट चाहिए। हाँ, बीच में आप चाहें तो थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, लेकिन रुकना नहीं है। अगर आप 10 मिनट में रुके बीच में, तो आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा अच्छा। अगर आपको एक ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले लीजिए, लेकिन उसके बाद एक बार बैठें तो पूरी तरह से बैठ के इसको करिए। इस सेशन को शुरू करते हैं।
तो ये हो गए 10 मिनट पूरे। अब मैं आपसे कहूँगा जरा कुछ लाइंस बोल के देखिए, कुछ भी लाइंस बोल के देखिए, 2 4 5 लाइनें बोल के देखिए। अब बोलने में कितना मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि गला एकदम क्लीन हो गया, आपके जो वर्ड्स हैं बहुत स्मूथली आ रहे हैं, एक टेक्सचर आ गया वॉइस में, एक बेस आ गया, भारीपन आ गया, मज़ा आ रहा है ना। बस यही इसका मैजिकल रिजल्ट है कि अब भी करो, अब भी असर देखो। तो इसको हमें रोज़ करना है और करते जाना है। एक भी दिन अगर आपने मिस किया तो ये जो सेकंड है ये ड्रॉप हो जाएंगे। हाँ, कभी कभी आपकी तबीयत खराब है या कुछ है तो आप कम देर कर लें, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेली ग्रोथ आपको मिलती रहेगी। इस एक्सरसाइज को करके आप अपनी आवाज़ को बेहतर बनाएं, शानदार बनाएं, ताकि आप एक सुपरस्टार या अच्छे एक्टर के रूप में गिने जाएं। रेगुलर प्रैक्टिस में, रेगुलर एक्सरसाइज में अब हमें एक और एक्सरसाइज जोड़नी है, वो है 3 स्पीड एक्सरसाइज। यह भी बहुत ही गजब की एक्सरसाइज है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए कि आपको एक्टर अगर बनना है तो आपको अलग अलग स्पीड में तो बात करनी पड़ेगी। ये तो करेक्टर और करेक्टर की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि वो किस स्पीड में बात करना चाहता है। कई बार डायरेक्टर चाहता है कि आप किसी जगह पे होल्ड करके बोलें, कहीं पे फास्ट बोलें, तो वैसी हमारी नॉर्मल आदत होती नहीं है, तो हम नहीं बोल पाते। इसलिए इसमें कई बार नए एक्टर फंस जाते हैं और वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना कि वो करना चाहते हैं। और स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में मैं यही चाहता हूं कि आप सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक बेहतरीन एक्टर बने और सक्सेसफुल एक्टर बने। इसलिए वो सारी चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूं जो कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली आपने देखा होगा 50s की 40s की जो फिल्में होती थी, उसमें जब कलाकार बात करते थे तो उनका अंदाज बहुत स्लो होता था और थोड़ा सा अलग होता था। कुछ इस तरह से होता था, तुम कहाँ गई थी, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो जब हम ये देखते हैं, सुनते हैं, या कई बार कई लोग मिमिक्री करते हैं, तो हम लोग को बड़ी हंसी आती है यार कि कैसे बोलते थे ये लोग, बड़ा अजीब तरीका है। लेकिन सच्चाई ये है, फैक्ट ये है कि वो सही बोलते थे, वो बिल्कुल सही बोलते थे, क्योंकि वो हर मात्रा को उच्चारण में लेकर आते थे। तुम कहाँ, तो वहाँ पे बिंदी है, गई थी, मैं, तो मैं है, हम लोग क्या बोलते हैं, मैं, जबकि 2 मात्रा हैं। मैं, कब, कब भी उनका एकदम क्लियर सुनाई देगा। से, तुम्हारा, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आप देखेंगे कि जब अमिताभ बच्चन बोलते हैं तो हमेशा आपको सुनाई देगा मैं, और लोग सोचते हैं वो स्टाइल में बोलते हैं, जबकि वो है ही मैं। हम लोगों ने उसको ख़राब कर दिया है। अभी नॉर्मल लाइफ में हम लोग कैसे बात करते हैं, मुझे चाहिए ही चाहिए। अब चाहिए ही चाहिए कोई वर्ड तो है नहीं, वर्ड क्या है, चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या है कि हम भी यही बोल रहे हैं और सामने वाला भी ऐसे ही बोलता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता नॉर्मल कम्युनिकेशन में। तुम कहना क्या चाहते हो, ये है, इसको नॉर्मली लोग क्या बोलेंगे, तुम कहना क्या चाहते हो। अब कहना, कहना कोई वर्ड नहीं है, तुम कहना क्या चाहते हो, तो ये क्लियर होना चाहिए। 3 स्पीड से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप देखकर एक एक वर्ड को, मात्रा को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लीन होनी शुरू हो जाएगी, आपका जो उच्चारण है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा और शब्दों पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें एक और बड़ा बेनिफिट होता है कि जब हम अलग अलग स्पीड में करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग का भी अलग अलग पैटर्न डिसाइड होने लगता है, उसकी भी एक आदत पड़ने लग जाती है और उससे एज एन एक्टर हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें करना ये है कि किसी भी चीज़ को ले लीजिए, हिंदी की होनी चाहिए क्योंकि हिंदी भाषा में हमको काम करना है। पहले 3-4 लाइन को नॉर्मल स्पीड में पढ़ना है, ठीक है, फिर उसी को हमें बहुत ज़्यादा स्लो, सेम लाइंस को स्लो पढ़ना है, फिर उन्हीं लाइन को फास्ट पढ़ना है। तो हो गई 3 स्पीड। पहला है हमारा नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल मतलब जिसमें भी आप बातचीत करते हैं, जो भी आपकी स्पीड है आपको वही लेनी है। दूसरी स्पीड है एक्सट्रीम स्लो, बहुत ज़्यादा धीमे, एक शब्द एक बार में, 1 वर्ड एट ए टाइम, 1 वर्ड एट ए, अब एट ए मैंने बोल दिया नहीं, एट ए टाइम ऐसे आएगा। मतलब कैसे पढ़ना है, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, एक एक शब्द साफ सुनाई देना चाहिए, एक शब्द एक बार। और इसके बाद इसी को सेम लाइंस को हमको बहुत फास्ट पढ़ना है, जितना भी फास्ट आप पढ़ पाएँ वो हो जाएगी हमारी 3 स्पीड, यानी कि एक्सट्रीम फास्ट, जितना ज़्यादा आप तेज़ बोल सकते हो। जैसे बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, कितनी तेज़ हो गया, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, लेकिन वर्ड क्लियर नहीं आया, पढ़ना हो गया, इसको आपको हमको बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, अब क्लियर आया। तो फास्ट बोलते टाइम भी ये ध्यान रखना है कि वर्ड एकदम क्लियर आना चाहिए, इसलिए देखते हुए पढ़ें। अगर आप नज़र हटा लेंगे
तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखते हुए पढ़ेंगे। तो जब भी आपको कोई कैरेक्टर मिलेगा और डायरेक्टर आपसे कैसी भी स्पीड में चाहे, आप उसको बड़ी आसानी से बोल पाएंगे और इसलिए आपकी डायलॉग डिलीवरी, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपका ब्रीदिंग स्टेमिना इससे भी सुधरता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। वो औरत इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है किसी के लिए? मुझे तो पहले दिन ही शक था। उसकी हरकतें काफ़ी अजीब थी, शायद किसी लड़के का चक्कर था। जब ही तो राहुल ने इतनी जल्दी की, जैसे माँ वैसा बेटा। राहुल ने बहुत ही गरजते हुए कहा, बस कर दे आंटी, बस कर दे। वो दोनों मुट्ठियों से बाल भींचकर चीख पड़ा, कसम से मैं सोच भी नहीं सकता आप हमारे बारे में इतनी गिरी हुई बात कर सकती है। वो औरत इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है किसी के लिए? मुझे तो पहले दिन से ही शक था। उसकी हरकतें काफ़ी अजीब थी, शायद किसी लड़के का चक्कर था। वो औरत इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती किसी के लिए? मुझे तो पहले दिन ही शक था। उसकी हरकतें काफ़ी अजीब थी, शायद किसी लड़के का चक्कर था। जब भी तो राहुल ने इतनी जल्दी की, जैसी माँ वैसा बेटा। राहुल ने बहुत ही गरजते हुए कहा, बस कर दे आंटी, बस कर दे। वो दोनों मुट्ठियों से बाल भींचकर चीख पड़ा, कसम से मैं सोच भी नहीं सकता आप हमारे बारे में इतनी गिरी हुई बात कर सकती है। मैम, मैं आपसे आर्ग्यू कैसे कर सकती हूँ? आप मेरे से एज में, एक्सपीरियंस में काफ़ी बड़ी हैं। आपने शादी नहीं की तो क्या हुआ? अगर की होती और इस वक्त मेरी जगह आपकी बेटी होती और आपसे यूँ आंखों में आंसू लिए रिक्वेस्ट कर रही होती, तो भी क्या आपको उसकी कहानी मन गढ़ंत लगती और झूठी लगती? प्लीज़ मैम, झांक कर देखिए एक बार इन आँखों में। मेरी ज़िंदगी की तस्वीर देखने की कोशिश तो कीजिए। काश आपको इन आँखों में दिखाई दे जाती वो औरत जिसके हस्बैंड ने एक पराई औरत के प्रेम जाल में फंसकर अपनी 4 साल की मासूम बेटी से मुंह मोड़ लिया। उस नन्ही सी जान के बारे में सिर्फ एक पल सोच कर देखिए मैडम, तो रात भर अचानक डैडी डैडी चिल्लाकर नींद से उठ जाती थी। मैम, मैं आपसे आर्ग्यू कैसे कर सकती हूँ? आप मेरे से एज में, एक्सपीरियंस में काफ़ी बड़ी हैं। आपने शादी नहीं की तो क्या हुआ? अगर की होती और इस वक्त मेरी जगह आपकी बेटी होती। मैम, मैं आपसे आर्ग्यू कैसे कर सकती हूँ? आप मेरे से एज में, एक्सपीरियंस में काफ़ी बड़ी हैं। आपने शादी नहीं की तो क्या हुआ? अगर की होती और इस वक्त मेरी जगह आपकी बेटी होती और आपसे यूँ आंखों में आंसू लिए रिक्वेस्ट कर रही होती, तो भी क्या आपको उसकी कहानी मनगढ़ंत और झूठी लगती? डॉक्टर, यूजुअली हम लोग वीकेंड्स पर 4-5 फ्रेंड्स मिलकर बियर या कभी कभार वोडका जिन मार लिया करते थे। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। महीने में 1-2 बार भी ये सब कर पाना हमारे बस का नहीं था और फिर घर वालों से लिमिटेड ही पॉकेट मनी मिलती थी। मगर सारा सिनेरियो ही चेंज हो गया जब हमारे ग्रुप में कीर्ति बजाज आ गया। बड़ा मस्त मौला, यारों का यार, काफ़ी अमीर फैमिली से था। डॉक्टर, यूजुअली हम लोग वीकेंड्स पर 4-5 फ्रेंड्स मिलकर बियर या कभी कभार वोडका जिन मार लिया करते थे। हम सब मिडल क्लास फैमिली से हैं। महीने में 1-2 बार भी यह सब कर पाना हमारे बस का नहीं
था। डॉक्टर, यूजुअली हम लोग वीकेंड्स पर 4-5 फ्रेंड्स मिलकर बियर या कभी कभार वोडका जिन मार लिया करते थे। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। महीने में 1-2 बार भी ये सब कर पाना हमारे बस का नहीं था, और फिर घर वालों से लिमिटेड ही पॉकेट मनी मिलती थी। मगर सारा सीनरी ही चेंज हो गया जब हमारे ग्रुप में कीर्ति बजाज आ गया। बड़ा मस्त मौला, यारों का यार, काफ़ी अमीर फैमिली से था। एक्टिंग के लिए जो एक और रेगुलर एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए, डेली बेसिस पे करनी चाहिए, वो है कविता या शायरी के माध्यम से प्रैक्टिस करना। आपको ये बड़ा अजीब लगेगा कि इससे एक्टिंग की प्रैक्टिस कैसे होगी, लेकिन इससे बहुत कमाल की प्रैक्टिस होगी। क्योंकि शायर और कवि होते हैं, वो क्या होता है, बहुत गहरी बात बहुत कम शब्दों में और आसानी से आपको बता देते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर आपने कम शब्दों में कोई बात समझ ली तो बहुत गहरी और बहुत सारी बातें समझ ली। जबकि नॉर्मली अभी हम लोग कैसे, हमें बात किसी से कहनी होती है इतनी सी, और हम कहते हैं 10 उसमें सेंटेंसेस। मेन मुद्दा कई बार फिर भी रह जाता है और सामने वाला बोलता है भाई तुम कहना क्या चाहते हो, मतलब कुछ समझ ही नहीं पाता कि एक्चुअली आप उससे क्या बोलना चाहते हैं। जबकि शायर और कवि जो होते हैं बड़े स्पेसिफिक होते हैं। इससे आपको एक और फायदा होगा, आपको नए नए शब्द मिलेंगे, क्योंकि शायर और कवि अपने वर्ड्स बहुत चुन के यूज़ करते हैं और एक ही शब्दों के बहुत बड़े मायने होते हैं। मतलब एक शब्द का जो हम एक्सप्लेनेशन कई बार एक सेंटेंस में करते हैं, वो लोग एक शब्द में बात को कह के ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, मतलब जहाँ पे सूर्य की किरण भी नहीं पहुँच सकती वहाँ पर कवि की सोच पहुँच जाती है। तो जो भी नए नए शब्द आपको मिलें, वो भले हिंदी के हों उर्दू के हों, उनको नोट पैड पर लिख लें, उनका मतलब ढूंढ लें। आपको आजकल जो भी मतलब है वो गूगल पे मिल जाएंगे बड़ी आसानी से, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जॉइन फिल्म्स का ही यूट्यूब चैनल है शायरी स्टूडियो, उसमें भी आपको बहुत सारी कविताएं और शायरियाँ मिल जाएंगी, जिसमें कि हमने उसमें उसके मतलब भी रख दिए हैं, अर्थ भी लिख दिए हैं, तो उससे भी आपको बेनिफिट हो सकता है, तो आपको वो मिल जाएगा। अब उसको डेली बोलने की प्रैक्टिस भी करें। लेकिन इस एक्सरसाइज को करना कैसे, कवि और शायर जब भी बोलते हैं तो उनके उसमें एक अंदाज होता है। जैसे आपने कुमार विश्वास जी को सुना होगा, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। तो ये क्या है, उनका अंदाज है। जब भी वो अपनी कविता पढ़ते हैं वो इसी अंदाज में पढ़ते हैं। लेकिन एज एन एक्टर मुझे इसको इस तरह से नहीं बोलना है, मुझे इसको डायलॉग फॉर्म में बोलना है। कैसे बोलेंगे, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये क्या है, इसमें क्या फ़र्क आया, कवि वाले उसमें अंदाज था, इसमें इमोशनल एक्सप्रेशन था। दोनों में ये बड़ा फ़र्क है। एक्टर्स ने फिल्म इंडस्ट्री में जब भी शायरी बोली है, कविता बोली है, उसको डायलॉग फॉर्म में बोला है, मतलब इमोशनली बोला। जैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, देखिए उन्होंने बिल्कुल अंदाज कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐसा नहीं बोला है। या शाहरुख खान का है कि एक लड़की थी दीवानी सी, तो उन्होंने कोई अंदाज में नहीं बोला, बहुत नॉर्मल इमोशनली कनेक्ट करके एक कैरेक्टर की तरह उसको प्ले किया है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे और कल को एक्टर के रूप में आपको इस तरह की लाइन मिल गई, तो आप बिल्कुल भी झिझकेंगे नहीं, नर्वस नहीं होंगे और बहुत अच्छे शानदार तरीके से उसको निभा देंगे। तो इसको हमें करना है डेली बेसिस पे, हमें पता करना है उनका अर्थ, मतलब शायरी का कविता का भी अर्थ पता करना है और उससे जुड़े शब्दों को लिख लेना है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आप जो कवि और शायर हैं उनके नाम को भी जानें, पता करें वो लोग कौन थे, उससे भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आपको हैरानी होगी, जितने भी ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों को शायरियाँ बहुत पसंद है, कविताएं बहुत पसंद है। उसका रीज़न ये है कि जो कवि और शायर होते हैं वो साइकोलॉजी को बड़ी आसान शब्दों में कह देते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, बहुत ही अच्छी है, मधुशाला में से मैं ये लाइन ले रहा हूँ, आप ज़रूर पढ़िएगा मधुशाला, आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिलेगा। ज़्यादातर तो मधुशाला को लोग ना शराब और बार की बात समझ के ही छोड़ देते हैं, जबकि उसमें इसकी बात ही नहीं है, उसमें समाज को लेकर बात कही गई है, साइकोलॉजी को लेकर बात कही गई है। तो उसके जो गूढ़ अर्थ हैं उसको लोग नहीं समझ पाते, उसका जो असली मतलब है वो लोग नहीं समझ पाते। एक बार कोशिश करके देखिए, मैं आपके सामने उनकी 4 लाइनें ले रहा हूँ, क्या आप समझ पा रहे हैं। घर से पीने को चलता है भोला भाला, किस राह से जाऊं असमंजस में है भोला भाला। अलग अलग राह सब बतलाते, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। थोड़ी देर जोर दीजिए दिमाग पे, क्या मतलब निकल रहा है इसका। अब सब लोग सिर्फ पीने वाला सोच रहे होंगे और मधुशाला, जबकि यहां पर बात हो रही है आपसे, आपकी लाइफ में। आप जब भी कुछ करने के लिए निकलते हैं, जब भी करने का कुछ सोचते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की सोचते हैं, तो क्या होता है, आप भी असमंजस में होते हैं। असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग राह सब बतलाते हैं। आज आप अपने किसी भी सपने को लेकर लोगों से बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं, नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये कर ले, ऐसे मत कर, वैसे कर ले। अलग अलग राह सब बतलाते हैं।
पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मतलब एक ही कोई राह पकड़ लो, एक ही कोई करियर चुन लो, एक ही कोई चीज़ समझ लो, तो आपको एट लास्ट आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो एज ए एक्टर तो आप ग्रो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एज ए पर्सन भी आपके अंदर बहुत ग्रोथ होगी। आप एज ए पर्सन ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको अंदर से बदलना शुरू करती हैं। तो क्या करना है, हमको इमोशनली बोलना है, अंदाज में नहीं बोलना है, वर्ड्स के मतलब और मायने पता करने हैं और फिर उसको दोहराते रहना है हमेशा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे।